गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बजरंग सर साइंस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। उम्मीद कर रहे हैं कि वीडियोस पसंद आ रही है आपको। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज अपन दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे और उसी के बाद अभी दूसरी वीडियो अपलोड हो रही है और उसमें चल रहा है अपना लवण परिवार। लवण परिवार में सबसे पहले आ जाता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है उसका साधारण नाम क्या होता है? उसका नमक होता है। रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड और रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है। इसका प्रयोग खाना खाने में, आइसक्रीम फैक्ट्रियों में, बर्फ जमाने में तथा उद्योगों में किया जाता है। ठीक है। दोबारा से साधारण नाम क्या हो जाएगा? इसका नमक हो जाएगा। रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। और रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? NaCl। इसका प्रयोग खाने में, आइसक्रीम फैक्ट्रियों में, बर्फ जमाने में तथा उद्योगों में किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का निर्माण अर्थात नमक कैसे बनता है कि सोडियम क्लोराइड का निर्माण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ अभिक्रिया करवाने से होता है। तो HCl है, HCl की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाई तो क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड बन गया। और सोडियम क्लोराइड के साथ क्या बनेगा? जल बनेगा। ठीक है। तो नमक कैसे प्राप्त किया जाता है? देखो कि नमक को खारे पानी की झीलों से वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा क्या है? प्राप्त किया जाता है। लेकिन जब बात करें कि ये जो नमक प्राप्त होता है वो शुद्ध नमक नहीं होता है। उसमें बहुत से प्रकार की कैल्शियम संबंधित अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमें क्या है? सोडियम क्लोराइड के जो विलयन होता है उसको एक बड़ी बड़ी टंकियों में भरा जाता है और उसमें हाइड्रोक्लोरिक गैस प्रवाहित की जाती है और जिससे हमारे को क्या है? शुद्ध नमक प्राप्त होता है। यह कास्टिक सोडा, विरंजक चूर्ण, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा आदि बनाने में कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त होता है। दूसरा पॉइंट आ जाता है अपने पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। सूत्र क्या होगा? NaOH। देखो NaOH के निर्माण की, सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण की क्रिया या प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है ये कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि इस अभिक्रिया में क्या है कि सोडियम क्लोराइड है वो जल के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन तथा हाइड्रोजन गैस का क्या करता है? निर्माण करता है। सोडियम क्लोराइड है, इसकी अभिक्रिया किससे करवाई? जल से करवाई तो क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और क्या बन गया? जल बन गया, हाइड्रोजन गैस बन गई। देखो इस प्रकार की यह विधि जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण की औद्योगिक विधि है। कौन सी विधि है ये? औद्योगिक विधि है। इस विधि से निर्मित तीनों प्रकार के उत्पाद विभिन्न प्रकार से उद्योगों में काम में लिए जाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कागज बनाने में, साबुन निर्माण में, ग्रीस निर्माण में, अपमार्जक बनाने में किया जाता है। अपमार्जक आता सर्फ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार क्लोरीन का उपयोग जो है वो जल के शुद्धिकरण में रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है तथा PVC पॉलीवाइनिल क्लोराइड, PVC का पूरा नाम क्या होगा? पॉलीवाइनिल क्लोराइड पाइप बनाने में भी किया जाता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन का उपयोग भी ईंधन के रूप में किया जाता है। तीसरा पॉइंट आ जाता है अपने पास विरंजक चूर्ण। क्या आ जाता है? विरंजक चूर्ण। इसका सूत्र क्या होगा? CaOCl2, जिसे क्या कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसके निर्माण की क्रिया विधि निम्न प्रकार से है कि शुष्क बुझे हुए चूने का सूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की होल ट्वाइस पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का क्या होता है? निर्माण होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास? विरंजक चूर्ण बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
और जल बाहर निकल जाएगा। उपयोग क्या है? पहला उपयोग क्या दर्ज है? वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्रियों में एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि पीने के पानी में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट, रासायनिक उद्योगों में अपचायक के रूप में, उपचायक नहीं है, अपचायक कर लेना थोड़ा सा, ठीक है, अपचायक के रूप में उपयोग किया जाता है। डी पॉइंट देखो, खाने का सोडा, जिसे क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। इसका उपयोग रसोई घरों में किया जाता है। इसका उपयोग रसोई घरों में किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? खाने का सोडा कहा जाता है। इसका उपयोग पकोड़े बनाने में, खाने को जल्दी पकाने में किया जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3 और इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके निर्माण की विधि निम्न प्रकार है कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया व कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो इसे बनाया जा सकता है। जैसे NaCl प्लस H2 अर्थात तो सोडियम क्लोराइड का क्या हो गया? जलीय विलयन हो गया। इसमें NH3 अमोनिया व कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या बन जाएगा? एक तो अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा NH4Cl और एक बन जाएगा अपने पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे क्या कहते हैं? खाने का सोडा भी कहा जाता है। इसके उपयोग क्या क्या हैं देख लीजिए। पहला उपयोग क्या है? खाना बनाने में। दूसरा उपयोग साबुन निर्माण में। तीसरा उपयोग केक निर्माण में। चौथा उपयोग ब्रेड निर्माण में। तथा पांचवा उपयोग क्या है? इनों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। देखो, नोट अर्थात मुख्य बातें क्या है? जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के pH मान की जांच करते हैं तो पता चलता है कि यह एक क्या है? दुर्बल असंक्षारक क्षारीय लवण है। अर्थात खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर निम्न प्रकार की अभिक्रिया संपन्न होती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट, और जल बाहर निकल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी, और जिससे वस्तु क्या है? फूल कर स्पंजदार हो जाती है। जिससे वस्तु स्पंजदार हो जाती है। जैसे ब्रेड देखा होगा आपने कि ब्रेड भी क्या है? उसको कार्बन डाइऑक्साइड जब गैस बाहर निकलती है तो वो फफोलेदार हो जाती है, ठीक है, स्पंजदार हो जाती है। इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एक एंटी एसिड के रूप में भी कार्य करता है। अर्थात पेट की अम्लीयता की अधिकता को क्या करता है? उदासीन करके ये क्या करता है? राहत पहुंचाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। ठीक है, ये दोनों नोट हैं, वो अच्छी तरह से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है दोनों ही। आगे आता है ई पॉइंट, धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट। रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। रासायनिक सूत्र क्या होगा? Na2CO3। इसका निर्माण बेकिंग सोडा जो होता है उसे गर्म करके किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे, उष्मा देंगे तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, और जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या निकल जाएगी? बाहर निकल जाएगी। ठीक है, कि सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण करने पर हमें धावन सोडा प्राप्त होता है। धावन सोडा था कपड़े धोने का जो सोडा है। सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? धावन सोडा होगा। यह भी एक प्रकार से क्या है? क्षारकीय लवण है। देख लीजिए कि Na2CO3 में 10 जल के अणुओं के साथ अभिक्रिया करवाई तो क्या बन जाता है अपने पास? धावन सोडा Na2CO3.10H2O। उपयोग क्या है इसका? कि सोडियम का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में किया जाता है। सोडियम का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में किया जाता है। दूसरा पॉइंट है सोडियम का उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के उत्पादन में होता है। तीसरा उपयोग क्या है? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई अर्थात क्लीनिंग में इसका उपयोग होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट दे रखा है अपने पास कि जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है।
जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब आता है आगे क्रिस्टलन जल। क्रिस्टल जल में क्या है कि लवण का जो इकाई सूत्र लिखते हैं, उस सूत्र में उपस्थित जो जल के अणुओं की जो संख्या होती है, वह संख्या ही क्या कहलाती है? क्रिस्टलन जल कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रिस्टलन जल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं अपन K2SO4 फिटकरी है, फिटकरी का रासायनिक सूत्र इंपॉर्टेंट है, K2SO4 डॉट Al2SO4 की होल थ्राइस डॉट 24H2। अब आगे आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वप्रथम इसे पेरिस में बनाया गया था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। निर्माण की विधि क्या है कि जिप्सम जो है उसको 373 केल्विन तापमान पर, या यूं कह सकते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसे गर्म करके प्राप्त किया जाता है। देख लीजिए अभिक्रिया मैंने लिख रखी है नीचे कि कैल्शियम सल्फेट है और कैल्शियम सल्फेट जिप्सम को 373 केल्विन तापमान पर क्या करेंगे? गर्म करेंगे, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा? पीओपी प्राप्त हो जाएगा और डेढ़ जल के अणु क्या निकल जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। उपयोग क्या है? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, मूर्तियां व सजावटी वस्तुएं बनाने में, तीसरा है भवन निर्माण में अर्थात पुट्टी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यदि पीओपी को और अधिक गर्म किया जाए, यदि पीओपी को और अधिक गर्म किया जाए तो हमें मृत तापित प्लास्टर प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? मृत तापित प्लास्टर। ठीक है, मैंने रिएक्शन दे रखी है, कैल्शियम सल्फेट डॉट अर्ध हाइड्रेट, हीट करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा और ये क्या है अपने पास? मृत तापित प्लास्टर हो जाएगा। अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब देख लीजिए इसमें कुछ एक क्वेश्चन है, क्योंकि चैप्टर के बीच में से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड परीक्षा में, और पेज नंबर 24 पर ही है प्रश्न उत्तर। पेज नंबर 24 पर जो क्वेश्चन है उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहला ही क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखा जाता है? इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि ये पदार्थ जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, और अम्लीय होने के कारण ये क्या है? विषैले पदार्थ बनाते हैं। उसका पहला पॉइंट दे रखा है कि पीतल से अभिक्रिया करता है तो जस्ता व तांबे के क्या बनते हैं? लवण बनाते हैं, जो कि क्या है? विषैले हैं। जबकि तांबे से अभिक्रिया करके तांबे के लवण बनते हैं, जो भी क्या है? विषैले हैं। इसी कारण से पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को नहीं रखा जाता है, क्योंकि इसमें क्या बनता है? विषैला पदार्थ बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? उदाहरण के द्वारा समझाइए और इस गैस की उपस्थिति की आप जांच कैसे करेंगे? कि हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि धातु की क्रिया जब किसी भी अम्ल के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। कॉपर है, कॉपर की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाई तो कॉपर सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। देखो इसने क्वेश्चन में ऊपर पूछा है कि इस गैस की उपस्थिति की आप जांच कैसे करेंगे। तो देखो इस गैस की उपस्थिति की जांच करने के लिए इस गैस के पास जलती हुई तिल्ली या मोमबत्ती ले जाने पर यह फट फट की ध्वनि के साथ क्या है? जलती हुई दिखाई देगी। इससे हमें यह पता चलता है कि यह गैस हाइड्रोजन ही है। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, अर्थात भयंकर बुदबुदार गैस उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को क्या कर देती है? बुझा देती है, अर्थात उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। यदि उत्पन्न यौगिक एक कैल्शियम क्लोराइड है, क्या है? CaCl2 है, कैल्शियम क्लोराइड है, तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम क्लोराइड बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो अगर गैस इससे उत्पन्न जो गैस है वो मोमबत्ती को क्या कर देती है? बुझा देती है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब पेज नंबर 27 पर कुछ एक क्वेश्चन है। पहला है क्वेश्चन क्या दे रखा है कि HCl HNO3 नाइट्रिक अम्ल
और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यदि आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित करते हैं? इसका उत्तर देखो, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 जो है नाइट्रिक जो अम्ल है, ये सभी के सभी जलीय विलयन में क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं और H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। जबकि एल्कोहल तथा ग्लूकोज जैसे यौगिक जो हैं वो विलयन में न तो हाइड्रोजन आयन देते हैं न ही हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, इसलिए ये आयनित नहीं होते हैं। अगर आप अभी भी चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? हमेशा मैंने थोड़ी देर पहले ही बात बताई थी कि अम्ल जलीय विलयन में कौन सा आयन देगा, हाइड्रोजन आयन देगा, जो विद्युत के क्या होते हैं, वाहक होते हैं। इसीलिए ही अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का क्या करता है, चालन करता है। दोबारा से कि अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं और जो विद्युत के क्या होते हैं, चालक होते हैं या वाहक होते हैं। इसीलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है या चालन करता है। क्वेश्चन नंबर 3 कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? इसका कारण बहुत ही मुख्य कारण है कि शुष्क, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन रहा है यहाँ, कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक जो गैस है वो शुष्क लिटमस पत्र के साथ हाइड्रोजन आयन नहीं बनाती है, H+ आयन नहीं बनाती है, इसलिए उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने वाली बात है, ध्यान रहे कि अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशासित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में। अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में, ध्यान से पढ़ने वाली बात है। क्यों देखो कि उत्तर क्या है इसका, कि अम्ल को तनुकृत करते समय उष्माक्षेपी अभिक्रिया संपन्न होती है जिससे अत्यधिक उष्मा उत्पन्न होती है। यदि इसलिए अम्ल को जल में मिलाने पर यह उष्मा जल द्वारा क्या कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? कैसे, दोबारा से क्वेश्चन सुन लीजिए कि अम्ल के विलयन को तनुकृत अर्थात उसमें जल में क्या डालना है, अम्ल को डालना है तो तनुकृत हो जाएगा, करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? तो मैंने नोट्स लिखवाए हैं, उनमें से बताया भी है आपको कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव की सांद्रता जो है वो प्रति इकाई आयतन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी का सेम टू सेम एक क्वेश्चन और है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्वेश्चन नंबर 6 है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में आधिक्य क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? इसका उत्तर भी दे रखा है, देख लीजिए नीचे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जो बच्चे वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में आधिक्य क्षारक मिलाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता प्रति इकाई आयतन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब देखो पेज नंबर 31 पर भी कुछ एक क्वेश्चन दे रखे हैं, उन्हीं क्वेश्चनों के उत्तर भी लिखेंगे अपन। तो पहला ही क्वेश्चन क्या दे रखा है कि आपके पास कोई दो विलयन है ए और बी, विलयन ए का पीएच मान 6 है और विलयन बी का पीएच मान क्या है, 8 है। तो जैसे अपन पता चल रहा है कि पीएच मान जिसका 7 से कम 6.9 से कम हो तो वो तो क्या होगा, अम्ल होगा, और जिसका 7.1 से अधिक हो वो क्या होगा, क्षार होगा। तो अपने को पीएच ए का मान दे रखा है 6, तो ये अपने को पता चल रहा है कि यह क्या होगा, ये अम्ल होगा। और विलयन बी का पीएच मान दे रखा है 8, तो क्या होगा, क्षार होगा। ठीक है, इसका उत्तर मिल गया अपने को। अब आगे क्वेश्चन और क्या दे रखा है
कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी और कौन से में, कौन इनमें से कौन अम्लीय है व कौन क्षारीय है। तो उत्तर क्या है कि विलयन ए में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। क्यों होगी? क्योंकि जिस जीरो में, जहां जीरो पर क्या है हाइड्रोजन आयन अधिक होती है, जीरो पर सबसे अधिक होती है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे 14 तक जाएंगे, पीएच मान 14 तक जाएंगे, वैसे वैसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और पीएच मान 14 पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे कम होती है और जीरो पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि हाइड्रोजन आयन के जलीय विलयन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। कि जैसे ही हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो विलयन की अम्लीयता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटेगी तो विलयन की क्षारीयता परिवर्तित बढ़ेगी। तो अभी मैंने इस क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो वो क्या है, क्या हो जाएगी। मान लो कि 6.9 से अपन 0 की तरफ चल रहे हैं तो उसकी जो आयन की सांद्रता है वो H प्लस आयन की जो सांद्रता है वो बढ़ रही है तो अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी। जबकि H प्लस आयन की सांद्रता घटाने पर क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है। जबकि 14 से क्या है अपन 7 की तरफ आएंगे, अर्थात पीएच सांद्रता घट रही है, H प्लस आयन मान कम हो रहा है तो क्षारीय प्रवृत्ति अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, क्या क्षारकीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं? अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं, इसका कारण भी अपने को बताना है। हाँ, क्षारकीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं। क्षारकीय विलयन में कौन से होने, H प्लस आयन होते हैं। परंतु H प्लस आयनों की अपेक्षा हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है। क्षारकीय विलयन में H प्लस कम होते हैं जबकि OH माइनस आयनों की सांद्रता अधिक होती है, इसलिए वे क्या होते हैं, क्षारकीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है अपने को, कोई किसान खेत की मृदा के किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड कह सकते हैं उसको, बुझा हुआ चूना अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं, या चोक अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा। किस स्थिति में करेगा, कि जब खेत की जो मिट्टी है वो अधिक अम्लीय होगी तब इसका क्या करेगा, वो उसमें क्या डालेगा, या तो बिना बुझा हुआ चूना डालेगा या बुझा हुआ चूना डालेगा, या उसमें क्या करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या करेगा, छिड़काव करेगा। ठीक है। अब पेज नंबर 36 वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो पहला ही क्वेश्चन दे रखा है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaCO2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। तो CaOCl2 का रासायनिक नाम आपको पता है, Ca का कैल्शियम, O का ऑक्सी, Cl2 का क्लोरीन होता है वैसे तो, ठीक है। लेकिन यहाँ जब नाम लिखेंगे अपन तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड हो जाएगा। तो इसका प्रचलित नाम क्या है, विरंजक चूर्ण, या क्या कह सकते हैं इसको, ब्लीचिंग पाउडर कह सकते हैं। ठीक है, दोबारा से CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या होगा, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। क्वेश्चन नंबर 2 कि उस पदार्थ का नाम बताइए, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है, विरंजक चूर्ण बनाता है। तो उसका उत्तर अपने पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना। उसका उत्तर क्या है इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना। यदि अभी भी आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए किस यौगिक का उपयोग, कौन से सोडियम यौगिक का उपयोग किया है। ध्यान रखने वाली बात है, आप यहाँ कुछ और मत कर देना, क्योंकि इसने नाम दे दिया है कि कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो आपको सोडियम यौगिक ही लिखना है। तो वो यौगिक, सोडियम यौगिक कौन सा होगा, सोडियम कार्बोनेट होगा। कौन सा होगा,
सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। देखो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इस अभिक्रिया के लिए समीकरण भी देनी है। ठीक है, कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडे को गर्म करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, Na2CO3 बनता है, और जल हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, NaHCO3 है। ठीक है, ठीक है, NaHC हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, जल बन जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण दीजिए। पीओपी है, पीओपी में जैसे ही क्या करेंगे, जल मिलाएंगे, तो जल मिलाते ही क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। ठीक है, और अभी अपने वीडियो में क्या है कि इसके चैप्टर नंबर 2 के जितने भी बीच में से क्वेश्चन थे, वो सारे जो चैप्टर में से क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अभ्यास प्रश्न है, उसकी वीडियो कल लाइव आने वाली है, तो आप वीडियो को लाइव जरूर देखें। और अगर आप अभी भी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अपना चैप्टर नंबर 2 चल रहा है अम्ल, क्षार एवं लवण, और दैनिक जीवन में क्या चल रहा है, पीएच का महत्व है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।